Hello, welcome to the physics session of today's studies। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कोई रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कॉन्सेप्ट है, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से समझ सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी हम देख चुके हैं। आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहाँ दो डेफिनेशन लिखी थी इससे पहले वीडियो लेक्चर में। वो वीडियो लेक्चर 9 था। आज हम वीडियो लेक्चर 10 पढ़ रहे हैं और वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लेसन नंबर 9 इससे पहले का जरूर देखिए और उसमें हमने कहा था कि हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और एक हाफ एन आवर लगभग इसका एक लेक्चर था और आज भी करीब हाफ एन आवर के लगभग लेक्चर होगा। तो कल का वीडियो लेक्चर नंबर 9 और आज का वीडियो लेक्चर नंबर 10 ये बताएगा कि लेक्चर नंबर 9 के कंटिन्यूएशन में लेक्चर नंबर 10 कैसे देखा जाए आज, मतलब आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आज का टॉपिक समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जरूर थोड़ी नॉलेज में देखना चाहता हूं कि आपने वीडियो लेक्चर नंबर 9 क्या अच्छी तरह से ध्यान से देखा है, इसमें भी पता चल जाएगा आपको। मैंने बहुत सारे डायग्राम ड्रॉ किए थे, जो राइट हैंड साइड में भी अभी कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं। ये उन वीडियो जो पिक्टोरियल ग्राफ्स थे या पिक्टोरियल वेज थे जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाते हैं, जिससे वो करीब 3 या 4 होंगे यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 9 में थे इससे पहले। और उसमें से कुछ मैंने लिए हैं, एक मैंने ये लिया है और कुछ मैंने आज फ्रेश लिए हैं, एक वही 2। स्टूडेंट अभी आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का कम से कम पढ़ना शुरू कर दीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न जहां भी आपको दिखाई दें उनको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। हम क्या किसी भी चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो 2, 3 हो या 3 से ज्यादा हो, उनकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न पता कर सकते हैं? एग्जैक्ट पता करना बड़ा मुश्किल होता है। हम एक चार्ज का फील्ड पैटर्न हमें पता है, रेडियली ड्रॉन लाइन, स्ट्रेट लाइन, आउटवर्डली ड्रॉन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड ड्रॉन इलेक्ट्रिक लाइन्स। सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज बड़ा आसान है मैपिंग करना। लेकिन 2 चार्जेस हों, जैसे यहाँ प्लस चार्ज, इसमें भी हम मोर और लेस एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर 1, 2, 3 चार्जेस रखे हुए हों और 1, 2, 3, 4, 5 चार्जेस हैं और फिर हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को एग्जैक्टली ड्रॉ करें तो ड्रॉ करने में थोड़ी मुश्किलात आ सकती हैं, डिफिकल्टीज हो सकती हैं। तो लेकिन एक बात है कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कहीं दिया हुआ हो, बोर्ड एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न 2-3 दिए हुए हों, ये हम जरूर डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न फील्ड लाइंस का सही होगा और किसमें गलत होगा। तो गलतियां निकालना, गलतियां ढूंढना भी एक स्किल है कि हमने सही तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किए हैं या नहीं किए हैं। स्टूडेंट्स आपको याद होगा पिछले लेक्चर नंबर 9 में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया था और उसमें मैंने ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5 जो लास्ट में ड्रॉ किया हुआ था उसमें मैंने एक पार्ट पे ज्यादा हाईलाइट किया था, मैंने अगले पार्ट को टच नहीं किया था। मैं आप जानना चाहता था कि क्या आप अच्छी तरह से देख रहे हैं सारे वीडियो लेक्चर्स को। अभी देखिए यहाँ भी मैंने ड्रॉ किया है और ये जो फील्ड लाइंस हैं ये मैंने एनसीईआरटी बुक के
एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 26 1.26 उसमें से लिया हुआ है, एग्जैक्ट वहां एक क्वेश्चन है कि ये पता करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ रॉन्गली ड्रॉन है और कहाँ जो ड्राइंग है वो करेक्टली डन है, करेक्टली ड्रॉ किया गया है। तो आज भी आपकी टेस्टिंग हो रही है, इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न सिर्फ लाइन देख के ही ओके नहीं करना है, हमें उनकी जो 4 प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको नीचे लिस्ट की उनके आधार पर टेस्ट करना होता है। तो स्टूडेंट वो 4 प्रॉपर्टीज क्या है, लेट मी समराइज वंस अगेन। वो 4 प्रॉपर्टीज यहां लिखा है। आप जब भी कोई पैटर्न देखें तो ये जरूर देखें कि कहीं मिस्टेक है या नहीं। मैंने कल तो लास्ट पैटर्न था, अगर आप ध्यान से देखें उसमें कुछ मिस्टेक थी, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो क्या मिस्टेक्स है आज आपको वो समझ में आ जाएगी क्या मिस्टेक्स है। और यहाँ भी आप देखिए कि इसमें कौन सा 1 2 3 पैटर्न है, इनमें से कौन सा सही ड्रॉ किया गया है और कहाँ किसमें कौन सी गलती है। तो गलती पता लगाना वो बड़ा इजी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की ड्रॉ करना उसमें डिफिकल्टी आती है। हमारे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लाइक सिंगल चार्ज पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज, इसको कर सकते हैं और आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं और फिर ये कहा गया है कि जरा देखिए उनमें कौन सी गलती है कौन सी सही है, ये हमारे उस स्किल को बढ़ावा देगा कि आपको फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज मालूम है या नहीं मालूम। तो 4 प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एमेनेट और ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल एंड एट नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 2 कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो या स्टार्ट हो और पॉजिटिव चार्ज पे एंड करें। एरो गलत लगा है तो पूरा पैटर्न गलत माना जाएगा, एक भी एरो गलत है तो पूरा पैटर्न गलत माना जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से डिस्टिंक्शन करें। हो सकता है 1 या 2 एरो गलत हो तो आप उन एरो को सही कर सकते हैं तो पैटर्न सही हो जाएगा। तो हमें अभी आज देखना है कि यहाँ कहाँ गलती है। 1 2 3 है। अभी मैं पहले समराइज कर दूं। नंबर क्या है कि ये देखना है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पर एंड हो रही है नहीं है। दूसरा क्या है कि no two electric field lines will intersect each other, ये 3rd का लिखा था हमने। 4th क्या है, क्लोज लूप्स नहीं हो सकते हैं और कंटिन्यूस कर्व्स रहते ही हैं, जी कोई डिसकंटिन्यूस कर्व नहीं रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एरोज, यानी पॉजिटिव चार्ज से अगर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है तो उसकी विसिनिटी में, उसके पेरिफेरी में, उसके पास में हमें हमेशा कोई भी चार्ज जैसा पॉजिटिव रखा हो या नेगेटिव उसका फील्ड देखना हो तो हमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की कल्पना करना चाहिए कि लाया गया तो वो इसका इफेक्ट उसको रिपेल करने का होगा, तो एरो बाहर की ओर होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज से एरोज बाहर की ओर होने चाहिए। और नेगेटिव चार्ज का अगर फील्ड मैप करना है, मैपिंग करना है तो वहां एरोज तो होंगे, लाइंस तो ऐसी होंगी, बिना एरो की लाइंस आपको एक जैसी दिखेंगी, लेकिन एरोज वहां कैसे होंगे। एरो क्या दिखाता है, ये दिखाया जाता है कि टेस्ट चार्ज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज किधर को मूव करेगा, वो फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मूव करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ एरो रहेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये जरूर देख लें। तो कल के जो लास्ट में लिखा था उसमें कुछ पार्ट में करेक्शन है, स्टूडेंट्स आप लोग कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कि एक छोड़ा गया। आज भी कुछ कहाँ करेक्शन है, हम करेक्शन नहीं कर सकते, कम से कम ये देख सकते हैं कि यहाँ गलतियां है, क्या बात है। और करेक्शन क्या है, मैंने कहा एग्जैक्टली क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, नहीं देखा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज किस तरह का है। इसलिए स्टूडेंट अभी देखिए कौन सी में से करेक्ट है, मैं बता देता हूं। ये करेक्ट है और ये इनमें दोनों में गलतियां हैं।
क्या गलतियां हैं देखिए, मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, पहले तो ये 1 2 3 4 पॉजिटिव है। पॉजिटिव में ये पॉजिटिव, यहाँ देखिए ये बाहर की ओर आ रहा है, यानी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर मैं रखूंगा जो पॉजिटिव है वो उसको रिपेल होगा, टेस्ट चार्ज रिपेल होगा, ये एरो सही है। और चलिए बाहर की ओर जा रहे हैं, लेकिन निगेटिव की ओर आ रहे हैं, पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, ऐसे जाएगा पॉजिटिव, इसलिए ये गलत है। एक और पॉइंट, यहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो नो टू फील्ड लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, अदरवाइज एट द पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये गलत होगा, रीजन भी दिया है ना हमारे पास। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से चलिए, यहाँ ये पॉजिटिव है, बाहर की ओर है, ओके, ये है, ये नेगेटिव है, यस, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव की ओर हो गई, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव, बिल्कुल ये पार्ट से देखते सही आ रहा है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज से इधर नेगेटिव होना चाहिए, एरोज गलत लगे हुए हैं, तो रॉन्ग नहीं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की ओर ऐसे नहीं होगा, यहाँ नेगेटिव होता तो ऐसे होता, ये भी गलत है। और देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये एरो पॉजिटिव की ओर नहीं, पॉजिटिव से अवे होना चाहिए। तो अगर यूनिट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को यहाँ अज्यूम करें, दैट विल बी रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव चार्ज, ऐसे नहीं आएगा, इसी तरफ नहीं आएगा, रॉन्गली ड्रॉ। तो ये कुछ मिस्टेक है जिनको आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बताया, लेकिन इसको देखें, दिस इज करेक्ट। कैसे? ये सारे बाहर, यानी यूनिट टेस्ट चार्ज इस रास्ते जाएगा, ये पास होगा, कल्पना कीजिए कि अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखे तो इस रास्ते चला जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, ये सारे यहाँ रखे तो ये दोनों मिलेंगे नहीं, ये रिपल्सन हो रहा है, इधर रिपल्सन हो रहा है, ये भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव चार्ज, ये आउटवर्डली ड्रॉन लाइन्स है, कर्व लाइन्स है, ये करेक्टली ड्रॉन है ना। लेक्चर नंबर 9 में लास्ट क्वेश्चन था, उसमें नेगेटिव की ओर नेगेटिव चार्ज था और एरे ऐसे दिए हुए थे, बाहर की ओर नहीं दिए हुए थे, जब ऐसे बाहर की ओर थे वो गलत था। आप इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, एरोज ऐसे होंगे, ऐसे। आप अभी ये कर्व्ड क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इसलिए, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो निश्चित रूप से ये नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रेट लाइन्स होती, और एरो किधर रखेंगे नेगेटिव चार्ज का, हमेशा इसकी तरफ। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वे है, पिक्टोरियल वे है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कन्फिगरेशन ऑफ चार्जेज के अराउंड चारों तरफ दिखाता है, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताता है वहां पर। और खास तौर से मैग्नीट्यूड हम फॉर्मूले से निकालते हैं, डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्यों डायरेक्शन से ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का बड़ा महत्व है, उसकी वजह से ही आगे कुछ कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। जैसे आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने वाले हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे क्या है, ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगी तब तक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या उससे रिलेटेड क्वांटिटी नहीं समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से संबंधित था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक रिलेशन देखते हैं, और आज में जो आपसे ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ देखा, क्वेश्चन नंबर 26 एडिशनल एक्सरसाइज में से ये कुछ मैंने मैपिंग यहाँ ड्रॉ की गई थी, और उसमें भी आंसर्स भी दिए हुए, वो आंसर्स आप देख सकते हैं उसमें एनसीईआरटी बुक में। और आंसर देखने के बाद पता चले ये नहीं है, पहले आंसर मत देखा करो, पहले उसको खुद रिएक्ट किया करो, इसके बाद आप क्यों ऐसा होता है उसकी जस्टिफिकेशन खोजना है। तो स्टूडेंट, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओर आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो ये दो डायग्राम बने हुए हैं, देखिए, ये जब भी लाइन है और एरोज लगे हुए हों और बाहर की ओर लगे हुए हों, ये दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी पैरेलल हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी पैरेलल हैं। हो सकता है ऐसे कन्फिगरेशन हो सकते हैं, जैसे ये शीट है, शीट पे चार्ज रिसाइड करता है, चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इस रो में है, इस रो में है, इस रो में सारा पॉजिटिव चार्ज है, और एक शीट काफी बड़ी है, जिससे हर पॉजिटिव चार्ज जो बीच में है, ये पॉजिटिव या ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, इधर टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, बीच वाला आगे बढ़ाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित रूप से पैरेलल होगा। इसलिए ये क्यों पैरेलल होता है, कितना होता है, ये हमारा आगे लेक्चर्स आने वाले हैं, उनको ध्यान से देखिए। इसके बाद हम गॉस लॉ पे जाएंगे, और गॉस लॉ से हम बहुत सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे और डायरेक्शन करेंगे। उसमें ये शीट अगर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके आज दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हम आपको पढ़ाएंगे, उनको जरूर देखना है ना और समझना। आज तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फ्लक्स पे अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सिंगल पॉइंट चार्ज की भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किए, 2 पॉइंट चार्ज की भी हो सकती है, और कई पॉइंट चार्ज की वजह से हो सकती है, या फिर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है एक शीट पर, एक स्फीयर पर, एक लाइन पर, कहीं भी हो सकता है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो अगला लेक्चर का विषय होगा। अभी आज हम फ्लक्स करने के बाद, पढ़ने के बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में। लेक्चर नंबर 10 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको समझ लीजिए, हम जब गॉस लॉ पढ़ाएंगे, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, उस समय इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फिर से रिकलेक्ट करेंगे, ये सारी कॉन्सेप्ट, ये चीजें जो मैं आज बता रहा हूं। तो स्टूडेंट, इन दो डायग्राम पर आप देखिए कि यहां चार्ज ज्यादा है, यहां चार्ज 1 2 5 4.6 चार्ज, यहां चार्ज इस पर कम है। ये शीट है, इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स क्राउडेड दिख रही है। ये इलेक्ट्रिक लाइन स्पेस ली है, इस पे ज्यादा स्पेस ली हुई है, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल हैं, यहां भी पैरेलल हैं। और अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास के सामने कोई एरिया रखें, तो हम ये देखें कि इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इसको कट करते हुए आगे क्या चली जाएंगी। तो दिखाई दे, मैंने देखा, आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर कटिंग दिस एरिया, दे आर क्रॉसिंग दिस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस अगर n है, और इसको हम अज्यूम कर सकते हैं n से, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन cutting a particular area, this area I have taken, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं। How many electric field lines are cutting this area? 1 2 3 4. Less number of electric field lines are cutting this area. Here 10 number of electric field lines are crossing this area. अभी एरिया कैलकुलेशन कैसे करते हैं एरिया की? अगर ये रेक्टेंगुलर तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया कैन बी कैलकुलेटेड, वो मैग्नीट्यूड है एरिया का। एरिया वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? एरिया कैन बी रिगार्डेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपको जरूर, तो मैं पहले एरिया वेक्टर को इंट्रोड्यूस करूंगा, इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताऊंगा। तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या है? क्या एरिया का डायरेक्शन होता है? अगर एरिया में हम कई लाइन ड्रॉ करें तो एरिया की बहुत सारी लाइन होती है इसके अंदर, किस लाइन से इसकी डायरेक्शन बताएंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? स्टूडेंट, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट्स हैं, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम वेक्टर्स पढ़ते हैं, वेक्टर ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वहाँ प्लेन की इक्वेशंस पढ़ते हैं। स्टूडेंट, प्लेन जिसका एरिया होता है, बिल्कुल उसका निश्चित रूप से नॉर्मल से ही उसकी जानकारी होती है।
यानी एरिया है तो उसकी डायरेक्शन नॉर्मल से दी जाएगी। एरिया डायरेक्शन ये है, वैसे एरिया की डायरेक्शन ये है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसके नॉर्मल से होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये एरिया और ये शीट आपस में पैरेलल हैं, तो निश्चित रूप से इसका नॉर्मल, इसका एरिया वेक्टर निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज 0। ठीक है, तो मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, यानी मैंने इस एरिया को या इस शीट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हेल्ड किया हुआ है, रखा हुआ है। परपेंडिकुलर शब्द आते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वो जंप करके थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कहते हैं। मैं ये सही कह रहा हूं, एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे ऑरिजिनेट हो रही है, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा, ये चार्ज है। इस पर आप चार्ज पे ध्यान दीजिए, चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अगर ये शीट, ये भी एरिया हो गया तो शीट इसके पैरेलल हो गया, तो कह सकते हैं कि ये लाइंस ऑफ फोर्स इसके वेक्टर के पैरेलल है, वेक्टर एरिया वेक्टर। इसलिए एरिया कैलकुलेशन तो यहां से होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन उसका डायरेक्शन ये होगा। तो अगर मैं इसका वेक्टर यहां दिखाऊं, दिस इज नॉर एरिया वेक्टर। ओके, अगर ये एरिया वेक्टर को मैं डेल्टा एस से, स्मॉल एरिया है तो डेल्टा एस से, जैसे मैंने यहां दिखाया है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं एरिया वेक्टर से। ये डेल्टा एस क्या शो करता है, स्मॉल एरिया इन कंपैरिजन टू द लार्ज शीट, तो स्मॉल एरिया हो गया। इससे भी छोटे एरिया होते हैं डेल्टा एस, यानी मैंने यहां लिखा हुआ है। ओके, तो एरिया वेक्टर को हम डेल्टा एस या ए से डिनोट करेंगे, कहीं कहीं तो एस से भी कर लेते हैं, एस, ओके, है ना, लेकिन हम स्मॉलर पार्ट को प्रेफरेंस देंगे, डेल्टा एस। देखिए, इसको डीएस भी कह सकते हैं कहीं कहीं। डीएस का मतलब है एरिया का मैग्नीट्यूड जितना स्मॉल होगा, लिमिटिंग टू जीरो, जीरो के बिल्कुल नजदीक होगा, तो हम उसको डीएस भी कह मान सकते हैं। तो डेल्टा एस का मतलब है स्मॉलर एरिया, मैग्नीट्यूड इससे निकालेंगे, डायरेक्शन इसके नॉर्मल से दिया जाएगा, तो नॉर्मल। ओके, ऐसे ही सबका है। एरिया को लार्ज एरिया कह सकते हैं, ये भी लार्ज एरिया है। ये सारे सिंबल्स हैं, इसको मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, ये सारे सिंबल्स है एरिया वेक्टर के लिए। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया ये दोनों क्यों बीच में लाए, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाए तो एरिया हमारे दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एरिया। अब आप कहेंगे सब एरिया नहीं भी हो तो हम इमेजिन भी कर सकते हैं एरिया को। अभी देखा जाए, एरिया के माध्यम से हम इसलिए समझा पाते हैं आपको कि आपको लगता है कि कुछ चीज फ्लो होके आ रही है और इससे क्रॉस करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं दे रही, विजिबल नहीं है। अगर हम यूनिट टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां लाएंगे तो उसका इफेक्ट विजिबल होगा। अगर उस पर फोर्स मीटर लगा दिया है, फोर्स में नीडल घूम जाएगी, फोर्स लग रहा है, इट इज एक्सपीरियंस फोर्स, इट इज टेंडिंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, टेस्ट चार्ज, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जहां जहां कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वजह से स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। अब क्या आप इमेजिन, ये मैंने तो दिखा दिया आपको, अगर नहीं भी होगा तब क्या फ्लक्स नहीं होता? यस, तब भी होता। यानी जैसे कि कोई लिक्विड फ्लो होता है और आप लिक्विड फ्लो होते हुए आप दिमाग में आता है कि इतने एरिया पे कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है, वैसे ही यहाँ कुछ है, एरिया है नहीं तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं। वास्तविक भी हो तो भी फ्लक्स की कॉन्सेप्ट होगी, नहीं भी हो तो भी फ्लक्स है, लेकिन एरिया इमेजिन करना आवश्यक होगा फ्लक्स के लिए, जरूरी है। तो इसलिए आप कहेंगे सर एरिया से क्या फर्क पड़ेगा? स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 9 में मैंने इस कॉर्नर में, ध्यान दीजिए, इस कॉर्नर में एक सेक्टर में मैंने इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट दी थी और वहां दिखाया था कि सेम नंबर ऑफ लाइन अगर पास में है तो वहां कम एरिया में ही उसे लाइन क्रॉस कर रही हैं, लेकिन थोड़ा दूर जाएंगे, आगे डाइवर्ज हो
सीधे स्पेस ज्यादा हो जाता है, तो आगे लार्जर एरिया में सेम नंबर ऑफ लाइन लार्जर एरिया में भी है, ओके। तो वहां स्पेस ज्यादा हो गया तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है या ज्यादा है उसका मेजर निश्चित रूप से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर रहता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप अनलिमिटेड थोड़ा ही आप गिनते चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं एक परिकल्पना करनी पड़ेगी कि कोई न कोई एरिया, हालांकि एग्जैक्टली नहीं है लेकिन कंपैरिजन जरूर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 कंपैरिजन दिया हुआ है, आप ये बता सकते हैं कि इस एरिया सेम एरियाज है लेकिन इस एरिया में 10 है, इसमें 9, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, सॉरी यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा हैं तो वो क्राउडेड होंगी, एरिया उतना ही है। दूसरे एरिया सेम एरिया पे कम है तो स्पेस ज्यादा होगा, तो हमें क्राउडेड नहीं है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए ही हम ये फ्लक्स कहते हैं, यानी फ्लक्स भी इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता सकता है कितनी है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आज हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, यहां भी मैक्सिमम अपने हिसाब से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कम ही, चार्ज कम है इसलिए कम ड्रॉ कर, एक ही पोजीशन में है। यहां भी नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है जैसे एरिया वेक्टर यहां भी है। अब जब देखिए एक एरिया, बहुत ही स्मॉल एरिया को मैंने टिल्ट कर दिया इस तरह से, यहाँ एरिया इस तरह से, सीट पैरेलल है इस तरह से। अब इस एरिया को मैं थोड़ा टिल्ट कर दूं यहाँ ऊपर, तो ये एरिया है, स्मॉल एरिया डेल्टा एस है, ओके। तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, ये रहा, ये एरिया वेक्टर मैंने दिखाया, नॉर्मल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ एंगल जीरो नहीं है, नॉन जीरो एंगल है, तो एंगल भी हो सकता है। अगर इसको टिल्ट कर दिया तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, इसको देख रहा है, और वो भी ये छोटा था इसलिए। अब आप कल्पना करें कि अगर मान ली इसको बड़ा होता लेकिन इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वही होती तो 1-2 लाइन और होती, थोड़ी ज्यादा और होती, ठीक है। अगर मान ली इसको आप, ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी, ये रही मैक्सिमम हो गई, आपने टिल्ट कर दिया इधर, मान लीजिए इसको ऐसे कर देते आप सीधे बिल्कुल, तो आपकी इसमें से कोई, देखो बीच में आ जाता एरिया सीधा, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास हो रही होती, तो फ्लक्स जीरो होता, बिल्कुल होता। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया का इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है, और दोनों का इन्वॉल्वमेंट के साथ में एक और इन्वॉल्वमेंट है, ओरिएंटेशन, यानी एरिया किस डायरेक्शन से ओरिएंटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये 3 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिसाइड करेंगे वहां पे, है ना, किसी एरिया पर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में 3 कंपोनेंट हो गए, हाउ मच द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर, स्ट्रेंथ कितना है, और स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, बिल्कुल सही है। और इसके बाद एरिया, व्हाट इज द साइज ऑफ द एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इज इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, वो भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड फैक्टर भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज विथ व्हाट एंगल दैट एरिया वेक्टर इज इंक्लाइंड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, वही एरिया का एंगल जाना जाता है, जो एरिया वेक्टर का एंगल होता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, इन 3 फैक्टर्स एक टर्म है, और ये प्रयोग किए गए हैं, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है फ्लक्स को मेजर करते हुए। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं फाई और ई से नोट करूंगा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, मैं इस पे एरो नहीं लगाऊंगा। तो डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट फॉर पर्टिकुलर एरिया इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड
एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आपको जानते होंगे, डॉट प्रोडक्ट नहीं जानते तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ई प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया। ओके, दोनों को, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट में आप कॉस ऑफ थीटा का मल्टीप्लाई करना नहीं भूलें। तो E into delta S into cos of theta. What is the theta? Theta is the angle between E vector and delta S vector. So it's just purely scalar quantity. आप ये तीनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फ्लक्स आ जाएगा, है ना। इसका ग्राफिकली ऐसे इसका सिग्निफिकेंस है, फ्लक्स बिल्कुल नहीं रहा अगर थीटा 0 हो गया, अगर फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये कोई भी एंगल बनाता है तो 0 और मैक्सिमम के बीच में कोई वैल्यू होगी फ्लक्स की। तो यहाँ हम ये है, इसको हम वेक्टर अलजेब्रा का अगर देखें तो वेक्टर अलजेब्रा में ये अगर टर्म आती है इस तरह की, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हों, ये टर्म इस तरह का लिख सकते हैं, E इंटू डेल्टा एस, दोनों पे वेक्टर लगाइए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या E सब सिंबल है तो E डिनोट, E सफिक्स डिनोट दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E वेक्टर डॉट डेल्टा एक्स वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, E डॉट डेल्टा एक्स कॉस थीटा। ये थीटा और कॉस थीटा डिसाइड करेगा कि फ्लक्स कैसे वेरी करता है। मैक्सिमम फ्लक्स व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, नंबर 1, थीटा 0 डिग्री, कहां है थीटा 0 डिग्री, देखिए एंगल, एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, थीटा 0 है। ओके, सारी की सारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग कर रही हैं, निश्चित रूप से मैक्सिमम फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू, वहां भी हम देख रहे हैं और फॉर्मूले से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, cos 0 is 1 equal to E dot delta S. Direct take the product of surface area and electric field magnitude. डायरेक्ट ये सबसे ज्यादा 0 cos 0 मैक्सिमम वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, इसलिए ये cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू देगा। और ये सिचुएशन होगी अगर एरिया परपेंडिकुलरली रखा जाता है फील्ड लाइंस की, बिल्कुल मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पर होगी। यहां भी वही है, लेकिन यहां नंबर ऑफ लाइन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, भले ही दोनों एरिया एक ही, एंगल भी सेम है 0, तो फ्लक्स कम होगा, नंबर ऑफ लाइंस भी कम है, फील्ड लाइंस भी कम है। तो हम ये पर्टिकुलर केस ये के मैंने 2 बनाया है। अभी ये जो जनरल केस का बनाया है ये होगा, हम ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, फाई ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं आप। फ्लक्स 0 कब होगा, बिल्कुल 0 हो सकता है। सेकंड केस देखता हूं, व्हेन थीटा इक्वल 90 डिग्री। यहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो इसको समझना थीटा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री क्या होगा, जब ऐसे सीट होगी, ये रही सीट। अभी देखिए एरिया मैंने ऐसे लिया है यहाँ पर इस तरह से, ये एरिया, तो इसका नॉर्मल ये होगा। इसको मैं नॉर्मल एन से कर दूं। अभी ध्यान रखिए एन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, तो मैं इसको नॉर्मल को कैपिटल एन ले लेता हूं। ओके, ये नॉर्मल वेक्टर है निश्चित रूप से। तो यहाँ नॉर्मल आपका किस डायरेक्शन में होगा, इस एरिया की, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ये है, तो एंगल 90 यहां होगा। एंगल 90 क्या करेगा, cos 90, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, तो फ्लक्स विल बी 0। ओके, ये 0 होगा फ्लक्स। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा उस फॉर्मूले से ही दिया जाएगा, E डॉट डेल्टा एस या E डॉट डी एस या E डॉट एस वेक्टर, इनमें से कोई भी सिंबल एरिया का आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट प्रोपोर्शनल। ओके,
इलेक्ट्रिक हीट है। स्टूडेंट, ये कहीं कहीं इसको नंबर बुक्स में इस नंबर को नंबर डेंसिटी भी कहते हैं कि देखिए क्या है नंबर डेंसिटी, बहुत सारी है, नंबर डेंसिटी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के रूप में भी जान सकते हैं। तो वापस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी अंडरस्टूड बाय द concept that electric field is the electric flux density. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इनमें मोर और लेस सेम ही है दिखता है, लेकिन थोड़ा फर्क है, वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। आज का टॉपिक था सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे रिलेटेड है, क्या समझा जाए। आप जितनी लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं उनको आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट, इस अगर मैं कंपेयर करूं, मैंने लिक्विड के साथ कंपेयर किया, वो तो फ्लो हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसा फ्लो नहीं है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में सेटअप हो जाता है। और वहां एरिया देखा तो हमें देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पिक्टोरियल वे हमें फेराडे ने सजेस्ट किया, फेराडे साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया, वो सही जस्टिफाई करता है कि नहीं? तो वो करता है जस्टिफाई। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स। स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर कर सकता हूं लाइट से। ये ऐसी समझ लीजिए कि अगर हम लाइट रेज आ रही है, लाइट में भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है और उसमें ल्यूमिनस फ्लक्स होता है लाइट में भी, यही शब्द है फ्लक्स। तो फ्लक्स कहीं भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो, चाहे ल्यूमिनस फ्लक्स हो, वहां हमेशा एरिया देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, जब कहीं आप ट्रेन में जाते हैं, ओके, और ट्रेन के अपर बर्थ पे जाते हो, आप कोई बुक्स पढ़ते हैं, मान लीजिए ऊपर बल्ब जल रहा है रात की ओर, तो आप उस बुक के जो एरिया, पन्ने का जो एरिया है, उस एरिया को उसके इस तरह से टिल्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स मिले, आपको ज्यादा रोशनी गिरे उसमें, है ना। आप उसको अगर टिल्ट करेंगे बुक के पेज को तो थोड़ा अंधेरा सा दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। दूर होंगे तो फ्लक्स कम होगा। क्यों होगा फ्लक्स? क्योंकि एरिया दूर करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी पास में आने से वो क्रॉस कर रही थी, इसको दूर ले जाने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, अलग से निकल जाएंगे। तो जो नंबर डेंसिटी है या डेंसिटी समझ लीजिए उस एरिया पे पड़ने वाली, वो कम हो जाएगी। कम होने के बाद हमारा जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब ही है कि वहां जो कुछ फील्ड है किसी का भी, चाहे वो लाइट का फील्ड हो, चाहे वो लाइट गिर रही हो, चाहे वो लिक्विड जा रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से फील्ड हो, वो फील्ड की मैग्नीट्यूड कम हो जाता है फ्लक्स एरिया के। तो वहां एरिया की डायरेक्शन भी आप बदलने से फर्क पड़ता है। इसलिए यहाँ भी एरिया का ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बदलने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फर्क पड़ेगा, कम ज्यादा हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डायरेक्शन देने की आपको जरूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, आज इतना ही। हमारे पास ये 2 और 3 लेक्चर्स हुए, वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित रिलेटेड थे। हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। हम अब टॉपिक को चेंज करेंगे। अगले लेक्चर में हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, और फिर हम इसके बाद गॉस लॉ पे आएंगे। तो स्टूडेंट, आज इतना ही। अगेन नागेंद्र शर्मा finishing this topic electric flux concept, okay, reporting from Dr. Nish Academy, okay, and giving you a message that do the numericals of the NCERT book and also from where you get these numericals. So keep learning, keep doing the numericals, and have the concept very clear in your mind. Thank you very much.